आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। सत्ताईस तारीख है आज, दिन शुक्रवार। देखते देखते हफ्ता निकल गया, पता ही नहीं चला। मेरा नाम नितिन ठाकुर। आज बात करेंगे कांग्रेस के गृह क्लेश की, जो एक जगह खत्म नहीं होता, दूसरी जगह शुरू हो जाता है। पंजाब और छत्तीसगढ़ दोनों के हाल चाल लेंगे। हाल अफगानिस्तान का भी लेना है, जहां आईसिस और तालिबान के झगड़े में आम अफगानी और विदेशी लोग फंस गए हैं। फिर बताएंगे कि सोशल मीडिया कंपनीज को आपकी प्राइवेसी पर कैसा खतरा मंडराता दिख रहा है, कोर्ट पहुंची है वो। और कोरोना की एक वैक्सीन और आने वाली है। इस बार मुकेश अंबानी की कंपनी लाएगी वैक्सीन। क्या खास है इसमें जानेंगे, लेकिन पहले खुशबू से सुनते हैं हेडलाइंस। अफगानिस्तान के काबुल में कल हुए आतंकी हमले के बाद अमेरिकी सेना के जनरल फ्रैंक मैकेंजी ने अभी और हमलों की आशंका जताई है। उन्होंने कहा है कि 31 अगस्त तक बचे हुए दिन काफ़ी क्रूशियल हैं और आतंकी संगठन इनके दौरान और बड़े हमले कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि एवं सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष राजदूत TS त्रिमूर्ति ने आज कहा है कि भारत काबुल में आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करता है। हम इस आतंकवादी हमले के पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज नई आईटी नीतियों से निजता के अधिकारों पर पैदा हुए खतरों के बारे में जवाब मांगा है। कोर्ट ने फेसबुक, व्हाट्सएप की उस याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को नोटिस भेजा है, जिसमें कहा गया है कि यूजर्स की ट्रेसेबिलिटी की सुविधा सरकार को देने से उनकी प्राइवेसी भंग होगी। पंजाब कांग्रेस में मचे घमासान के बीच कांग्रेस के पंजाब प्रभारी हरीश रावत ने आज सोनिया गांधी से मुलाकात की है। उन्होंने पंजाब के घटनाक्रम सोनिया गांधी को जानकारी दी। सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद हरीश रावत ने कहा कि पंजाब में दोनों पक्ष मिलकर काम करें। रेप के एक मामले में अपराधी का सहयोग करने के आरोप में पूर्व IPS अफसर अमिताभ ठाकुर आज गिरफ्तार हो गए हैं। अमिताभ ठाकुर पर मुख्तार अंसारी के कहने पर रेप के आरोपी सांसद अतुल राय को बचाने के लिए आपराधिक षड्यंत्र रचने का आरोप है। कोरोना के कम होते मामलों के बीच दिल्ली सरकार ने स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर्स को खोलने का फैसला लिया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने कर कहा है कि राज्य में कोरोना के मामले कम हो रहे हैं। ऐसे में DDMS में एजुकेशनल एक्टिविटी बहाल करने पर सहमति बनी है। और भारत इंग्लैंड के बीच चल रहे टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल लंच के बाद फिर से शुरू हो गया है। इंग्लैंड की पूरी टीम 432 पर आउट होने के बाद भारत ने दूसरी पारी में पहला विकेट जल्दी खो दिया है। ताज़ा अपडेट्स के मुताबिक रोहित शर्मा और पुजारा क्रीज पर जमे हुए हैं। टोक्यो में चल रहे पैरा ओलंपिक खेलों में भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी भवानीबेन पटेल ने सेमीफाइनल में जगह बनाकर एक पदक पक्का कर लिया है। उन्होंने बोरिस्लावा पेरिक-रेंगोविक पर सीधे गेम में शानदार जीत के साथ सेमीफाइनल में प्रवेश किया। कभी कभी लगता है कि कांग्रेस और अंतरकलह एक दूसरे के पर्यायवाची हो गए हैं, मतलब सिनोनिम। ये सिर्फ कहने और लगने की बात इसलिए नहीं रह गई क्योंकि उत्तर से लेकर दक्षिण तक हर राज्य में चीजें बिल्कुल एक जैसी हो रही हैं पार्टी के लिए। मध्य प्रदेश में हमने सब कुछ देखा, कर्नाटक, केरल में मतभेदों की बातें आम हैं, राजस्थान का क्राइसिस किसी तरह संभला था, और अब पंजाब के साथ छत्तीसगढ़ में बर्तन बज रहे हैं। छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल और उनके हेल्थ मिनिस्टर TS सिंहदेव की खींचातानी रायपुर से दिल्ली दरबार तक चली आई है। इसे सुलझाने के लिए आज राहुल गांधी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मिले। सियासी गलियारों के चक्कर लगाने वाले कुछ सयाने कयासबाजी कर रहे हैं कि राहुल TS सिंहदेव को कमान सौंपने के लिए तैयार हैं, मगर बघेल के करीब 50 समर्थक विधायकों ने दिल्ली में धमाचौकड़ी मचा रखी है। अब विधायकों के प्रेशर और TS सिंहदेव की दावेदारी के बीच क्या आखिरी फैसला हो सका, ये जानने के लिए हमने बात की आज तक रेडियो रिपोर्टर मौसमी सिंह से, जो लगातार इस खबर को फॉलो कर रही हैं। 4 दिन के भीतर दोबारा भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री राहुल गांधी से मुलाकात कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पे उथल पुथल मची हुई है और छत्तीसगढ़ की लड़ाई जो है अब दिल्ली चली आई है। TS सिंहदेव का सवाल है, जहां तक उन्होंने कह दिया है कि कप्तानी करना कौन नहीं पसंद करेगा, पर उन्होंने ये कहा कि जो भी फैसला पार्टी आलाकमान करेगी उसका मैं पालन करूंगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि लगातार मीडिया में चर्चा होती आई है कि 2.5 साल का फॉर्मूला तय हुआ था और भूपेश बघेल को जब बनाया गया था उस वक्त भी TS सिंहदेव ज़्यादा सीनियर और एक्सपीरियंस नेता थे, लेकिन भूपेश बघेल एक OBC चेहरा है, एक कद्दावर नेता है और ज़मीन की लड़ाई उन्होंने लड़ी। ऐसे में सबसे पहले उन पर सेहरा बंधा, लेकिन जो बैठक मंगलवार को हुई उसमें राहुल गांधी ने दो टूक भूपेश बघेल को कहा
सूत्रों ने बताया ये कि वो आप हैंडओवर स्मूथ दें टीएस सिंह देव को। स्मूथ हैंडओवर की बात हुई और केसी वेणुगोपाल को जिम्मा दिया गया दोनों के बीच मध्यस्थता करने का। ऐसे में एक दिन बाद भी केसी वेणुगोपाल की मुलाकात हुई थी और तमाम मुलाकातों के बाद भी नतीजा ये है कि अभी राहुल गांधी कई घंटों से भूपेश बघेल से मुलाकात कर रहे हैं और जो जानकारी मिल रही है कि एक दो दिन में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बरकरार रहेगा या बदलेगा। पर कुल मिला के इससे पार्टी की किरकिरी हो रही है जबरदस्त। न सिर्फ रायपुर दिल्ली में बल्कि चंडीगढ़ में भी तमाशा वही है, बस किरदार अलग हैं। यहां नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार को इस्तीफा देना पड़ गया है। कुछ दिन पहले हरीश रावत ने कहा था कि अगला चुनाव कैप्टन साहब की अगुवाई में लड़ा जाएगा। फिर भी मामला सुलझा नहीं है। कैप्टन साहब डिनर पार्टी में विधायकों और सांसदों को जुटा रहे हैं, तो बागी विधायक भी दिल्ली में जमे हुए हैं। तो आखिर गरारी फंसका रही है? यही पूछा मैंने आज तक रेडियो रिपोर्टर मंजीत सहगल से, जो इस खबर को कवर कर रहे हैं। देखिए, शो ऑफ स्ट्रेंथ की बात जहां तक है वो दोनों पक्षों की तरफ से की जा रही है। एक तरफ नवजोत सिंह सिद्धू का खेमा है, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का खेमा है। बागी मंत्रियों की बात करें तो पर्दे के पीछे से ये सारा खेल भी सिद्धू का खेमा ही खेल रहा था। जो 4 मंत्री हैं उनमें से 3 मंत्री अभी दिल्ली में बैठे हुए हैं। एक मंत्री महोदय चंडीगढ़ में है और वो पूरी तरह से एडमेंट है कि मुख्यमंत्री को हटाया जाए, जबकि पार्टी हाईकमान साफ कर चुकी है कि मुख्यमंत्री को हटाया नहीं जाएगा। और वहीं अगर इस मांग को लेकर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष भी साफ कह चुका है कि चुनावों से 4-5 महीने पहले मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगना या फिर मंत्रियों और मुख्यमंत्री के बीच में नाराजगी सामने आना इस बात का द्योतक है कि न केवल मंत्री बल्कि कांग्रेस सरकार खुद डरी हुई है कि वो लोगों से मत मांगने कैसे जाए, क्योंकि ज्यादातर चुनावी वायदे तो पूरे नहीं हो पाए हैं। और यही जो मंत्री हैं वो भी घिर गए हैं इन्हीं आरोपों से, क्योंकि विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है कि अगर आपको मुख्यमंत्री से कोई आपत्ति थी तो आप 4.5 साल पहले उठा लेते, आखिर आप चुनावों के ऐन वक्त आपको ये क्यों याद आ गया। सो कुल मिलाकर विपक्ष ये भी कह रहा है, खासकर शिरोमणि अकाली दल, कि अगर आप इस स्थिति से इतने ज्यादा फिक्रमंद है तो ठीक है, आप रिजाइन कर दीजिए, लेकिन टिकट की इच्छा मत कीजिए और चुनाव मत लड़िए। तभी जो आपकी चिंता है वो साफ जाहिर होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री को हटाने का मतलब यह है कि सिद्धू खेमा किसी ना किसी तरह मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज होना चाहता है और आनन फानन में 4-6 महीने का जो समय रह गया है उसमें कुछ ऐसे फैसले लेना चाहता है जिससे उनको संतुष्टि मिलेगी या फिर विपक्ष प्रभावित होगा। अब सवाल यह है कि पंजाब और छत्तीसगढ़ में पार्टी ने शानदार बहुमत पाया था। कम विधायक हों तो खींचतान समझ में आती है, लेकिन शानदार संख्या बल के बावजूद सिर्फ फुटौवल क्यों हो रही है? समस्या कांग्रेस की राज्य इकाई में है या केंद्रीय नेतृत्व में? ये पूछा हमने इंडिया टुडे मैगजीन के डेप्यूटी एडिटर और सीनियर जर्नलिस्ट कौशिक डेका से। ये समस्या सिर्फ कांग्रेस की या पंजाब सरकार की या पंजाब के जो नंबर्स है असेंबली में कांग्रेस के नंबर्स है, ये समस्या उस बात की नहीं है। ऐसे समस्या जो खींचतान होते हैं हमने बहुत सारे स्टेट्स में देखे हैं। अगर कांग्रेस को छोड़ भी दिया जाए तो आप देखिए उत्तराखंड में हो चुका है बीजेपी के दौर पे, कर्नाटका में हो चुका है बीजेपी के दौर में, त्रिपुरा में बीच बीच में सुनाई देता है। तो ये किसी एक पार्टी की समस्या नहीं है, ये समस्या आते जाते रहते हैं। लेकिन डिफरेंस यहाँ पे है कि बीजेपी जिस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं ऐसे समस्या या ऐसे विरोध पार्टी के अंदरूनी माहौल में, उस तरह से कांग्रेस नहीं कर पा रहा है, नाकाम दिखाई दे रहा है। इसका अगर वजह आप मुझे पूछेंगे तो एक ही वजह है, क्योंकि कांग्रेस केंद्र में सत्ता में नहीं है। और जब कोई पार्टी सत्ता में नहीं होते, जब पार्टी के आला कमान, हाई कमान या जो भी कहे सत्ता में नहीं होते, तो उनके पास उस लेवल के अथॉरिटी नहीं होते हैं जितना अथॉरिटी एक पार्टी सत्ता में होने पे होते हैं। तो यही दिक्कत कांग्रेस को हो रही है हर जगह पे। आप राजस्थान की बात करें या पंजाब की बात करें या आप किसी और स्टेट में बात करें जहां पे सत्ता में भी ना हो, ऐसे समस्या या छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं, ऐसे समस्या आपको हर जगह दिखाई देंगे। और उसको संभालने की ताकत इस समय, क्योंकि कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशनली स्ट्रांग नहीं है सेंट्रल लेवल पे, तो वो कमजोर दिखाई दे रहा है, क्योंकि खोने को बहुत सारे है।
इसलिए आला कमान की बात पूरी तरह नहीं मानते। और आप तीन जो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर है, सिर्फ तीन ही बचे हुए हैं, और वो तीनों को ये पता है कि वो एक तरह से कांग्रेस के लिए रिसोर्स भी जुगाड़ करते हैं। तीनों के एक अपना दबदबा है, तीनों के ऊपर पूरे पार्टी बहुत हद तक डिपेंड करते हैं। तो इस वजह से वो अपने मनमानी ज्यादा कर पाते हैं जितना शायद बाकी चीफ मिनिस्टर और ज्यादा चीफ मिनिस्टर होते या सत्ता में होते नहीं कर पाते। कौशिक जी, छत्तीसगढ़ में बघेल और सिंहदेव के बीच में जो ऊंट है, आपको क्या लग रहा है किस करवट बैठेगा? ये देखिए, अभी आखिरी पड़ाव पे है। दोनों ही जोर लगा रहे हैं, दोनों ने ही अपने अपने समर्थक यहाँ पे लाए हैं। जब कोई मुख्यमंत्री अपने समर्थक लेके आला कमान से भेंट करते हैं, इसका एक ही मतलब है कि प्रेशर दूसरी कैंप से काफी ज्यादा है। अब यहाँ पे दोनों ही साइड शंखा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी के सामने। तो ये एक आखिरी पड़ाव में है, और जो भी निर्णय सेंट्रल कमांड लेंगे, गांधी फैमिली कहे, राहुल गांधी कहे, सोनिया गांधी कहे, जो भी निर्णय लेंगे, उनका एक जिसको कहते हैं कि नतीजा जो होगा, उस नतीजे में नुकसान को देखा जाएगा सबसे पहले कि कौन, दोनों ही डिसीजन में नुकसान होगा। अगर बघेल को रखा जाए, बहाल रखा जाए, तो सिंहदेव नाराज हो जाएंगे और उसका भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और उल्टा किया जाए तो उसमें भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो अब तो आला कमान वही देखेंगे कि सबसे कम खामियाजा किस निर्णय पे होगा। लेकिन ये बहुत ही नाजुक स्थिति में है दोनों ही तरह। बहुत ज्यादा ये कहना पड़ेगा कि एक मुख्यमंत्री को जब अपने समर्थकों को पैरेड कराना पड़ता है, तो इसका एक ही मतलब निकलता है कि वो एक नाजुक स्थिति में है। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा पंजाब पर है। जब यहाँ सब कुछ क्लियर है कि अमरिंदर की अगुवाई में चुनाव लड़ा जाना है, तो फिर खींचतान क्यों है? ऐसा है, जिस दिन ये निर्णय हो गया था कि सिद्धू पंजाब कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनेंगे, उसी दिन ये जो अभी खींचातानी दिख रहा है हमें, उसकी शुरुआत हो गए थे। जब दोनों ही एक दूसरे के साथ सहमत नहीं है, कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू, तो दोनों इकट्ठे पंजाब को अब आगे इलेक्शन में कांग्रेस को नेतृत्व देंगे, ये तो संभव नहीं है। इसलिए दोनों ही कोशिश कर रहे हैं कि एक दूसरे को नीचा दिखाया जाए। तो और साथ में ये भी आधे से ज्यादा एमएलएस को ये पता चल चुका है कि सिद्धू को एक तरह से हाईकमान ने उनके ऊपर थोपा है। तो इनको ये पता चल गया है कि हाईकमान की बैचिंग सिद्धू को है। तो जो भी एमएलएस अमरिंदर सिंह से नाराज थे, ये सब लोग मिलके ये एक प्रेशर टैक्टिक अपना रहे हैं कि अमरिंदर सिंह अभी एक नाजुक स्थिति में है, तो उनसे जितना हो सके अपनी अपनी भरपाई कर ले। और इस बीच सिद्धू को फायदा ये हो रहा है कि वो अपना जो दबदबा है पार्टी में, वो ज्यादा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब एक सांगठनिक स्तर पे स्ट्रॉन्ग ना हो ऐसे नेता को, नवजोत सिंह सिद्धू के पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है जनता के बीच में, लेकिन सांगठनिक तौर पे कांग्रेस के बीच उनके फॉलोअर्स नहीं है, और ऐसे नेता को जब प्रेसिडेंट बना दिया गया था, तो उसी दिन ये तय हो गया था कि जो ऑर्गेनाइजेशनली कांग्रेस के अंदर से विरोध तो होंगे ही। तो दोनों ऐसे लोगों के जंग में जितने भी लोकल एमएलए है, या तो वो अपने रोटी सेक रहे हैं या अपने फायदा निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये खुला जंग हो गया है, हर कोई अपनी अपनी बात रखने की कोशिश करे और अपने अपने फायदा निकालने की कोशिश करे, क्योंकि ये समय भी बहुत ही क्रूशियल है। इलेक्शन 6 महीने है, तो इसी समय आएंगे, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन से लेके बहुत सारी बातें। तो ये सब को देखते हुए सभी ने अपनी अपनी रोटी सेकने की कोशिश की है। कल शाम काबुल एयरपोर्ट पर खूनी खेल का मंजर पूरी दुनिया ने देखा। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा होने के बाद से सभी देश यहां से अपने लोगों को निकाल रहे हैं। बहुत सारे अफगानी नागरिक भी निकलना चाहते हैं, और इस चक्कर में एयरपोर्ट पर बहुत भीड़ भाड़ है। आतंकी हमला हुआ तो 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। यूएस मिलिट्री के 13 सैनिक मारे गए, तालिबान के 28 लोग मारे गए। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने बदला लेने की घोषणा की है। हमले की जिम्मेदारी आईएस खुरासान ने, जिसे कई लोग अब आईसिस भी कहते हैं, उस आतंकी संगठन ने कल ही ले ली थी। मगर आपके मन में सवाल आया होगा कि ये हैं कौन, क्या ताकत है इनकी, और अफगानिस्तान पर कितने हावी हैं ये। हमने सवाल पूछा इंडिया टुडे के सीनियर असिस्टेंट एडिटर प्रभाष के दत्ता से।
देखिए, अफगानिस्तान में बहुत एक्टिव है, इसके बारे में बहुत कुछ पता भी है लोगों को। और ये जो संगठन है, ये अगर कोई आतंकवादी घटना करता है तो उसको क्लेम भी करता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्लेम करता है, इसलिए इसके बारे में पता है। ये जब इस्लामिक स्टेट और जिसको पहले आईसिस भी कहते थे, वो सीरिया और इराक में जब एक्टिव हुआ था काफी, 2014-15 की बात है, तो उसी समय उसका एक ब्रांच के तौर पर कह लीजिए जो अफगानिस्तान में आया, और उसका उद्देश्य है कि सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया में कैलिफेट स्टैब्लिश करना। तो ये वहाँ तब से है, तब से वो अफगानिस्तान में जो अमेरिका समर्थक फौज रही है उन पर अटैक करना, कई बार अफगान फोर्सेस पे भी, कई बार पाकिस्तानी फोर्स पे भी अटैक करना, ये इनका सिलसिलेवार रहा है तब से अब तक। ये खुरासान एक राज्य है अफगानिस्तान का, वहाँ इसका केंद्र है। प्रभाष जी, तालिबान और आईएस खुरासान की रंजिश क्या है? क्यों वो एक दूसरे पर हमलावर हैं? ये दोनों आतंकवादी ताकतें अफगानिस्तान में कब्जे के लिए संघर्ष में है। अभी तालिबान हावी है, तालिबान का कब्जा है अफगानिस्तान पर, तो और इसलिए ये इस्लामिक स्टेट खुरासान है, ये एक प्रतिद्वंदी के रूप में उभरा है। जबकि आप इनके लोअर लेवल पर देखेंगे, फाइटर्स के लेवल पे, तो इनके कादर एक दूसरे में जाते रहे हैं। दोनों को आइडियोलॉजिकल सपोर्ट जो है, या मटेरियल और बंदूकों की या फाइटर्स के लड़ाकों का जो समर्थन है, वो पाकिस्तान से बदस्तूर मिलता रहा है। उनके वहाँ जो टेरर गैंग ग्रुप्स ऑपरेट कर रहे हैं, उनके साथ संबंध है। कई ऐसे भी लड़ाके हैं जो तालिबान में रह चुके हैं और अब आईएस खुरासान का हिस्सा हैं, या पहले आईएस में थे, अभी तालिबान में। तो ये एक दूसरे के साथ है, बस लीडरशिप के स्तर पर दोनों एक दूसरे के साथ कम्पीट करते हैं। अच्छा, एक और सवाल है मेरा, क्या ये कहना ठीक होगा कि दो चरमपंथी संगठनों के बीच में आम अफगानी नागरिक और विदेशी नागरिक जो हैं वो फंस गए हैं, और इसमें से किसी तरह से निकलने की कोई गुंजाइश है क्या? देखिए, अमेरिकी लोगों की जो बातें, तो उसके लिए अमेरिका की सरकार और अमेरिका की फौज है, और वो तब तक वहाँ है जब तक कि सारे अमेरिकी वहाँ से इवैक्यूएट नहीं हो जाते हैं। तो उनके सुरक्षा को खतरा तब है जब उन पर टेरर अटैक आता है। अदरवाइज उनकी जो पर्सनल लिबर्टी है या उनके जीवन जीने की शैली है, उस पर इतना बड़ा खतरा फिलहाल नहीं है। और तब तक है जब तक कि अफगानिस्तान है, और उनकी एक प्रतिबद्धता जो है अमेरिका की, उनके सारे नागरिकों को वहां से इवैक्यूएट करके ले जाएंगे। और दूसरा जो आपके सवाल का हिस्सा था, वो अफगानी जनता वो तालिबान हो या आईएस खुरासान, इन दोनों की ही जो राजनीतिक इनकी विचारधारा है, उस विचारधारा के हिसाब से देखें तो पिछले 20 सालों में या उसके पहले जो तालिबान था, उसके पहले के अफगानिस्तान में एक तरह की आजादी रही थी। तो उस आजादी से जीने वाले जो अफगान नागरिक हैं, उनके लिए चुनौती है। उनके लिए ये तालिबान भी इतनी बड़ी चुनौती है जितनी बड़ी आईएस खुरासान है। तो जनता के लिए तो दोनों में से कोई भी उनकी आजादी, उनकी अभिव्यक्ति की आजादी, उनके जीवन जीने का ढंग, आधुनिकता को अपनाने के जो उनकी ख्वाहिश है, उसके लिए ये दोनों में से कोई भी उनके पक्ष में नहीं है, उनके लिए चुनौती ही है। सोशल मीडिया यूजर्स के प्राइवेसी के मसले पर सरकार के नए आईटी रूल्स एक बार फिर कटघरे में हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने फेसबुक और व्हाट्सएप की याचिका पर अब केंद्र सरकार से जवाब मांगा है, 22 अक्टूबर तक देना है। इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का कहना यह है कि हम अपने यूजर्स को ट्रेस करने का अधिकार भारतीय सरकार को नहीं देंगे, क्योंकि ये किसी की प्राइवेसी को पब्लिक करने का खतरा पैदा करता है। लेकिन सरकार ने जो नए नियम बनाए हैं, उनमें साफ है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूजर्स की ट्रेसेबिलिटी सुनिश्चित करेंगे। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से फेसबुक और व्हाट्सएप की इन्हीं चिंताओं के आधार पर जवाब मांगा है। तो इन कंपनियों का पूरा पक्ष क्या है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का प्राइवेसी ब्रीच का दावा कितना सही है? ये बता रहे हैं टेक्नोलॉजी और पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक डायलॉग इंडिया के फाउंडर और साइबर एक्सपर्ट कासिम रिजवी। देखिए, ये बात समझना जरूरी है कि ये बात कंपनियों की नहीं है, ये बात है यूजर और सिटीजन की प्राइवेसी। चाहे कोई भी एनक्रिप्शन, एंड टू एंड एनक्रिप्शन की सर्विस प्रोवाइड करे, कहीं भी अगर आप देखें तो किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर आप ट्रेसेबिलिटी ला रहे हैं तो आप एंड टू एंड एनक्रिप्शन ब्रेक कर रहे हैं, अंडरमाइन कर रहे हैं। सिग्नल प्रोटोकॉल जो सबसे दुनिया का सबसे बढ़िया एंड टू एंड एनक्रिप्शन प्रोटोकॉल है, वो यूज होता है सिग्नल पे, व्हाट्सएप पे। और अगर आप वहां पे एनक्रिप्शन पे ट्रेसेबिलिटी का बोल रहे हैं, बैकडोर लाना चाह रहे हैं, तो आप यूजर प्राइवेसी को इम्पैक्ट करेंगे।
इसके कुछ उसका असर ये होता है। सबसे पहले तो अगर आप कह रहे हैं कि आपको लॉ एनफोर्समेंट के लिए चाहिए, तो एन्क्रिप्शन अंडरमाइन करने से लॉ एनफोर्समेंट को हेल्प नहीं मिलेगी, जबकि जो ज्यादा से ज्यादा क्रिमिनल होते हैं वो बाकी अपने खुद के प्राइवेट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म बना लेंगे और वो सिस्टम से बाहर चले जाएंगे। तो ये लॉ एनफोर्समेंट के लिए ज्यादा नुकसानदेह होगा बैकडोर लाना, पहली बात। दूसरी, अगर आप हैशिंग की बात करें और आप कहें कि डिजिटल फिंगरप्रिंट से आप उनको ट्रेस करें, तो उससे आपको हर मैसेज का एक डिजिटल फिंगरप्रिंट बनाना पड़ेगा और वो पूरा डेटा इनको स्टोर करना पड़ेगा अपने सर्वर पे, जो कि डेटा मिनिमाइजेशन के प्रिंसिपल के खिलाफ है। और अगर ये लीक हो गया, ये किसी साइबर हैकर ने लीक कर लिया या चाइना ने अगर इस पर अटैक कर दिया, अगर ये एक्सेस मिल जाए, तो उससे भारत की नेशनल सिक्योरिटी और भारत की प्राइवेसी पे बहुत असर पड़ेगा और नुकसान होगा। दूसरी बात। तीसरी बात, एक और सोल्यूशन है जो कि डिजिटल सिग्नेचर की बात करता है। वो सोल्यूशन भी ठीक नहीं है, क्योंकि उससे स्पूफिंग और उससे जो है इम्प्लीकेशन हो सकता है। तो किसी अगर आपको किसी को फंसाना हो तो आप डिजिटल सिग्नेचर मॉर्फ करके किसी आदमी को आप उसमें फंसा सकते हैं कि उस किसी और इंसान ने वो मैसेज भेजा था, तो वो ट्रेसेबिलिटी वो फिर काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगी। तो ये भी एक इसका इम्पैक्ट है। सो जितने भी अगर आप तरीके देखें इस वक्त, ट्रेसेबिलिटी से एंड टू एंड एन्क्रिप्शन पे नुकसान पड़ेगा, उससे यूजर प्राइवेसी पे नुकसान पड़ेगा, भारत की नेशनल सिक्योरिटी पे इम्पैक्ट पड़ेगा, और सबसे ज्यादा इसका जो है राइट टू प्राइवेसी का जो जजमेंट है उससे भी इसका उल्लंघन हुआ। क्योंकि राइट टू प्राइवेसी के जजमेंट में ये लिखा है कि अगर आप कोई भी डेटा एक्सेस कर रहे हैं, नेसेसरी प्रोपोर्शनट होना चाहिए, लीगल होना चाहिए और लीस्ट इंट्रूसिव, मोस्ट प्राइवेसी रिस्पेक्टिंग होना चाहिए। आज की डेट में अगर आपको क्रिमिनल्स को पकड़ना है जो डिजिटल ट्रेल लीव कर रहे हैं, मेटा डेटा एनालिसिस, जो डेटा के बारे में जो डेटा होता है उसकी एनालिसिस के थ्रू आप काफी हद तक क्रिमिनल्स को, नॉन स्टेट एक्टर्स को पकड़ सकते हैं एन्क्रिप्शन प्लेटफॉर्म पे, और उससे सिक्योरिटी का भी फायदा होगा और उससे लोगों की प्राइवेसी भी बनी रहेगी। कासिम साहब, हाई कोर्ट ने सरकार से इस पर अब जवाब मांगा है, तो सरकार का इस मसले पर क्या स्टैंड है और वो कोर्ट ऑफ लॉ में कितना खरा उतरेगा? देखिए, सरकार का तर्क तो है कि ये ट्रेसेबिलिटी अंडरमाइन नहीं करेगा। तो देखिए क्या होता है इस पे। तो अभी सरकार क्योंकि ला रही है 4(2) में, उन्होंने आईटी रूल में डाला हुआ है, तो तर्क तो उनका बहुत साफ है। 4(2) अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें साफ लिखा है कि आपको ट्रेस करना है। तो मगर ये बात भी सच है कि इस पे काफी टेक्निकल बहस होनी चाहिए, इस पे काफी डिस्कशन होना चाहिए कि क्या किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। और उसके बाद जब अब नोटिस इशू हुआ है तो अब नोटिस का जो जवाब देंगे, तो जो आईटी रूल में जो निकला है उसी के हिसाब से ही मेरे ख्याल से सरकार जवाब देगी। उसके बाद फिर पता चलेगा कि केस कैसे आगे बढ़ेगा। भारत में एक बार फिर से कोरोना मामलों में तेजी आई है और लगातार वैक्सीन्स भी आ रही हैं। अब मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस लाइफ साइंसेज वैक्सीन के बाजार में उतरने को तैयार है। इस कंपनी को वैक्सीन के फर्स्ट फेज यानी कि क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी मिल गई है। एसईसी ने वैक्सीन के ट्रायल को मंजूरी दे दी है। वैक्सीन में क्या नया है और क्या सिंगल डोज वैक्सीन है या डबल डोज है, यह हमने पूछा इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट डॉक्टर ईश्वर पी गिलादा से, जो एड्स सोसाइटी ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट भी हैं। देखिए, ये वैक्सीन में भी 2 डोज होंगे। ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन है। रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन का मतलब होता है कि 2 नमूने के प्रोटीन अलग अलग जगह से लेना। एक जमाने में क्या होता था कि जब रेबीज यानी जिससे वो कुत्ता पागल हो जाता है, उसकी जो वैक्सीन बनती है, तो उसके वैक्सीन पहले कुत्ते से ही बनाते थे। जो पागल कुत्ता बना है उसके इससे बनाते थे। तो कभी कभी जो डायरेक्ट वायरस से वैक्सीन बनाते हैं उसमें कभी थोड़ा सा असर रह सकता है, कभी उसका साइड इफेक्ट आ सकता है, कभी वो वायरस के ओरिजिनल इफेक्ट आके वो आदमी वैसा बीमारी हो सकता है। तो इसलिए एक नया टेक्नोलॉजी निकला, उसको रिकॉम्बिनेंट का मतलब है कि ये जेनेटिकली इंजीनियर करते हैं। तो वायरस के जैसा एंटीजन बनाना लैब में, और वो लैब के एंटीजन को ह्यूमन बीइंग को देके चैलेंज करना, जिसके वजह से वो ह्यूमन बीइंग उसके एंटीबॉडी बनाएगा और एंटीबॉडी बना के अपने पास रखेगा। और जब उस एंटीजन के जैसा वायरस जब अटैक करेगा, वो एंटीबॉडी वो अटैक के साथ में लड़ेगी और वो ह्यूमन बीइंग को बचाएगी। तो ये प्रिंसिपल है। तो जैसा इसका मतलब है काइमेरिक बोलते हैं इसको, CHIMERC,
काइमेरिक का मतलब है दो अलग अलग जगह से प्रोटीन लेना। हो सकता है कि प्रोटीन ह्यूमन बीइंग का प्रोटीन है या कोई एनिमल का प्रोटीन है या प्लांट का प्रोटीन है, तो दो जगह के प्रोटीन लेके मिक्स करके वैक्सीन बनाना। तो ये जो वैक्सीन बना है ये इसके 2 डोज होंगे। डॉक्टर साहब, इस वैक्सीन के कब तक मार्केट में आने की संभावना है और कीमत क्या होगी, कुछ आइडिया है क्या? देखिए, मार्केट में वैक्सीन आने के लिए वक्त लगेगा। फेज 1 ट्रायल होते होते ही 2 महीने का वक्त लगता है, और ट्रायल का प्रिपरेशन, डाटा बेटा और 1 महीना ऐड कर लो तो 3 महीने कम से कम जाएंगे फेज 1 में, और उतना ही टाइम 2 to 3 मंथ जाएगा फेज 2 में, तो 6 महीने तो चले गए। तो आपका ये वैक्सीन जो आ सकता है 22 के शुरुआत में आ सकता है। यूजुअली जो वैक्सीन इंडिया में बनता है और जेनेटिकली इंजीनियर होकर वैक्सीन बनता है वो सस्ता होता है, ज्यादा महंगा नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर जो भी आपको मेहनत करना है लैब पे करना है, एनिमल में ज्यादा ट्रायल करना नहीं है। तो जब आपको रिकॉम्बिनेंट यानी आप जेनेटिकली इंजीनियर कर रहे, एक जैसे कई पार्ट बना रहे हैं आप, और वो पार्ट बना के ह्यूमन बीइंग यूज करना है प्रोटीन के, तो सस्ता होगा। अब कितना सस्ता होगा वो मैन्युफैक्चरर या मार्केटियर बताएगा। लेकिन आज जो वैक्सीन आ रहे हैं कि जैसा बायोलॉजिकली 50 रुपए में आएगा, जो इसका है वैक्सीन, कोवैक्सीन और कोविशील्ड सरकार को 250 रुपए में, 200 रुपए में दे रहे हैं, 150 में भी दे रहे हैं, हो सकता है 300 में भी दे रहे हैं। तो हो सकता है ये वैक्सीन का कॉस्ट भी 100 रुपए के आसपास होगा, 50 भी हो सकता है। आपका ये भी कहना बराबर है कि ये वैक्सीन लोगों को अपने कॉस्ट में, उनके अफोर्डेबल कॉस्ट में मिलेगा क्या? तो मोस्टली तो मिलेगा, क्योंकि जब मुकेश अंबानी जैसा इंसान लेके आ रहा है वैक्सीन, और इनका रिलायंस हेल्थ केयर काफी पहले से काम कर रहा है, तो ये जैसा जियो फोन सबको सस्ते में मिलने लगा, वैसा ये वैक्सीन का सबको सस्ते में मिलेगा। और इसका फायदा ये होगा कि वैक्सीन हर डॉक्टर के पास, हर नर्सिंग होम में रहेगा उस समय। वक्त अब विदा लेने का, लेकिन बता दूं कि पढ़ाकू नितिन का 6ठा एपिसोड आ गया है। चीन के दो एक्सपर्ट से बात की है मैंने, और दोनों एक्सपर्ट्स ने चीन का दौरा भी किया है, चीन में रहे भी हैं, और इसके अलावा दोनों ने किताबें लिखी हैं चीन पर, काफ़ी स्टडी है उनकी, तो ज़रूर सुनिएगा। और बहुत बहुत इंटरेस्टिंग बातें आपको शो में सुनने को मिलेंगी। बाकी हमारे शो कैसे लग रहे हैं ये प्लीज़ बताइए radio@aajtak.com पर, और व्हाट्सएप नंबर है हमारा 9953323303। आज तक रेडियो के पेज के अलावा आप हमें स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, विंक, गाना, जियो सावन यहाँ पर भी ढूंढ सकते हैं। किसी भी शो का नाम लिखिएगा, हम मिल जाएंगे, वहाँ सब्सक्राइब या फॉलो कर लीजिएगा। आज का दिन भर प्रोड्यूस किया है नीव गोस्वामी ने, और साउंड मिक्सिंग की है कपिल देव सिंह ने। मेरा नाम नितिन ठाकुर। सुनते रहिए आज तक रेडियो, और हैप्पी वीकेंड।